नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिलीप जी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम आप लोग के लिए पर्यावरण अध्ययन की एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले प्रतियोगी एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो हम लोग ने इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कर चुके हैं। आज ये हमारे प्रैक्टिस सेट का दूसरा पार्ट है। तो आइए चलिए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट में किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा जैव अपघटक पदार्थ है। ऑप्शन दिया हुआ है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, शीशा है, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, पहले हम लोग जान लेते हैं जैव अपघटक पदार्थ होते क्या हैं। जैव अपघटक पदार्थ वे होते हैं जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं। जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन और शीशा, ये जैविक पदार्थ क्या है, पदार्थ नहीं है जो, क्योंकि ये इनका अपघटन होता ही नहीं, ये नष्ट ही नहीं होते। ये कई सालों करोड़ों सालों तक ये जो है कि मिट्टी में वैसे के वैसे ही दबे रहते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डचिगामा राष्ट्रीय उद्यान है क्या है, कहाँ पर है ये, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, तमिलनाडु में है, या फिर सिक्किम में है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में है। जो डाचिगामा राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, कौन है, किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, पाटेकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 बी। जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा वर्ष 1973 में की गई थी। कब किया गया था, 1973 में। और किस कारण किया गया था, वृक्ष काटने के विरोध में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। ठीक है। और यह आंदोलन क्या है, वन संरक्षण का समर्थन करता है, यानी कि वन कम से कम जो है कि उसकी कटाई होनी चाहिए, वन को अधिक से अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए, ये इससे संबंधित है। कौन सा चिपको आंदोलन है, इसके नेतृत्व कौन किए थे, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। और इसकी किस किस सन में हुई थी, 1973 में हुआ था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दिया है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ। ऑप्शन दिया है 2011 में, 1970 में, 1973 में, या फिर 2007 में। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 में। तो अब आइए थोड़ा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ये जो टाइगर की संख्या को बढ़ाने तथा उनको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को, कब उन्होंने किया था, 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1973 को उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। और इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, वहाँ से की गई थी सबसे पहले इसकी शुरुआत। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, समुद्र का कितना प्रतिशत पानी जो है पीने योग्य है। ऑप्शन दिया हुआ है 97.2%, 2.15%, 0.65%, या फिर 0.0%। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी, 0.65% जो है ये समुद्र का पानी क्या है, पीने पीने लायक है। अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो है इस समुद्र में जल की मात्रा कितनी होती है, 0.65% ही जो है पीने योग्य होता है। क्यों, क्योंकि जल की अधिकांश मात्रा समुद्र के क्षारकता के कारण पीने योग्य नहीं है, यानी उसमें लवणता अधिक पाई जाती है जो कि हमारे पीने योग्य नहीं होती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, BOD5 क्या है। अब ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
हाँ दोस्तों, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, यह एक मापन है, ठीक है, जिससे जल या वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, जल या वायु को। आप इतना याद रखिएगा, जल या वायु को इससे मापा जाता है। और जो है ये क्या होता है, इससे ये BOD5 जो है दिन में जैविक ऑक्सीजन के भाग की इकाई है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हरित गृह प्रवाह के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है। यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स किरण रेडिएशन या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड रेडिएशन। तो अब थोड़ा हरित गृह प्रभाव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, जो हरित गृह प्रभाव के कारण जो सूर्य की किरणें वायुमंडलीय परत को पार नहीं कर पाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो होती हैं आपकी लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी से जो कीड़े विकट होती है, लघु तरंगों के रूप में होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये कीड़े पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं और अवरक्त कीड़े यानी इंफ्रारेड रेड जैसा व्यवहार करती हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लंदन ध्रुव पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। ग्रीष्मकाल में पाया जाता है, ग्रीष्मकाल में सुबह में के समय पाया जाता है, शीतकाल के समय पाया जाता है या फिर शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है। थोड़ा लंदन ध्रुव के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये है क्या। तो ये जो लंदन ध्रुव है, शीतकाल के मौसम में सुबह कोहरे जैसे जो दिखने वाला वायु प्रदूषण ही लंदन ध्रुव कहलाता है, ठीक है। कब, ये शीतकाल के मौसम में जो सुबह में कोहरे जैसे जो चीज़ दिखती है हमें, वायु वायु कोहरे जैसा जब दिखता है तो उसे को हम लंदन ध्रुव कहते हैं, जिसे वायु प्रदूषण के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो हम लोग को स्मॉग के रूप में दिखाई देता है। और इस तरह की स्थिति से जो है लंदन में सबसे पहले उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस सांकेतिक रूप में लंदन ध्रुव का नाम इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लंदन में यहाँ पहले ऐसा दिखाई दिया तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया लंदन ध्रुव। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 129 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और आर्कटिक के ऊपर छाया रहता है कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुव समतापी मंडल बादल, ध्रुवी बवंडर, और सी ऑप्शन दिया ए और बी दोनों, डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ध्रुवी भवंडर भवंडर के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा पर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवी प्रबल पवनधारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। यानी जेट स्ट्रीम को हम लोग ध्रुवी बॉन्डर के भी नाम से जानते हैं या फिर जेट स्ट्रीम कहा जाता है, ठीक है। और जो इस पवन द्वारा परिसंचरण दोनों गोलार्धों में है ना 20 डिग्री अक्षांशों से होता है। कितने डिग्री अक्षांशों से, 20 डिग्री अक्षांश से होता है। ये हमें याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। दोनों ध्रुवों में होता है, यानी उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों के बीच होता है। फलस्वरूप समताप मंडल में ताप एवं दाब की विषमता का एक बड़ा बवंडर उठता है, ठीक है। इसीलिए इसको ध्रुवी बवंडर के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई। मेथेन के कारण हुई थी, फास्जिन के कारण हुई थी, मेथिल आइसोसानाइड के कारण हुई थी या फिर मेथिल एमाइन के कारण हुई। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ। हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथिल आइसोसानाइड के कारण हुई थी। तो अब थोड़ा हम भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जान लेते हैं। ये जो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी जो है कब हुई थी, 1984 में हुआ था। ये भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था। और यह घटना पेस्टिसाइड कंपनी में MIC है ना, MIC MIC का फुल नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की रिसाव के कारण हुआ। और यह बहुत ही हानिकारक और विषैली गैस थी, जिसके कारण काफ़ी लोगों की जो है कि इसमें मौत हो गई थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, किससे होता है।
एस्बेस्टस से, या फिर पेपर से, या फिर टेक्सटाइल से, या फिर जो दिया हुआ है सिल्का से। तो बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्सटाइल से। अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़े में रुई के छोटे छोटे कण सांस के द्वारा जमा हो जाते हैं। इसे ही हम लोग श्वेत फेफड़ा कैंसर कहते हैं। ठीक है, जो उन कंपनियों में काम करते हैं और सांस लेते समय रुई के छोटे छोटे कण उनके जो है कि सांस नलियों में जमा हो जाते हैं, जिससे उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, इसीलिए इसको श्वेत फेफड़ा कैंसर के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है। ऑप्शन दिया हुआ है जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, NO दिया है, ऑक्सीजन दिया है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताए तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों इसमें जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन से ज़्यादा हीमोग्लोबिन के बंध बनने की क्षमता होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी संलग्नता क्या होती है, अधिक होती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। 16 अगस्त 1945 को, 26 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, या फिर 8 अगस्त 1945 को। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 6 अगस्त 1945 को। दोस्तों इतिहास में पहली बार परमाणु दुर्घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। जापान के किस शहर में, हिरोशिमा। ये कभी कभी पूछा जाता है, हिरोशिमा और नागासाकी पे दो जगह उन्होंने परमाणु बम गिराए थे ना। तो ये कहाँ गिराया था इन्होंने, हिरोशिमा पे गिराया था। किसने गिराया था, अमेरिका ने बम बरसाए थे। और कब बरसाया था उन्होंने, जो है आपके 6 अगस्त 1945 में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। ऑप्शन दिया है 2004 में, 1994 में, 1984 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1994। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा। दोस्तों जो ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिकरण बढ़ने से जो वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा के परिणाम स्वरूप है ना, वहाँ पर वायु प्रदूषण हुआ और अम्ल वर्षा भी कुछ हुई, तो उसके कारण जो ताजमहल पर धब्बा पड़ने लगा है ना, तथा उनकी दीवारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। इसी को देखते हुए वर्ष 1994 में है ना, जैसा कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शांत घाटी को जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वह स्थित है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, या फिर केरल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट हो जाएगा केरल में। दोस्तों जो शांत घाटी दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है, और यह स्थल जो है विविधता का प्रमुख स्थल है, यानी बहुत जो है कि ये मेजर रूप में हॉट स्पॉट स्थल है। कई सारी इसमें विविधता हम लोग को देखने को मिलती है, और इसलिए इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा भी प्राप्त है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कड़की प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेविटी सेंटलिंग चेंबर का, साइक्लोन कलेक्टर का, फैब्रिक फिल्टर का, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो है आपके कड़की प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ग्रेविटिंग स्टेलिंग चेंबर का, और फिर साइको कलेक्टर का, और फिर जो है फैब्रिक फिल्टर स्क्रैपर इत्यादि मशीनों का विकास किया गया था। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है क्या। पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन दूसरा दिया है लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, या फिर बी और सी दोनों ऑप्शन सही है।
बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, जो ध्वनि प्रदूषण है यानी नियंत्रण एवं रोकथाम जो है 2001 के तहत तीव्र गति से लाउड स्पीकर जो बजाते थे लोग तथा जनसभाओं में तीव्र गति से संचालित करने लाउड स्पीकर पर रोक लगाने के लिए किया गया था। 2000 में एक नियम निकाला गया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न में से निम्न पुस्तक तैयार की है। ऑप्शन दिया हुआ है श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक हो जाएगा।